हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपके सामने है, शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। एग्जाम में बुझे हुए चूने की शुष्क बुझा हुआ चूना है उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यदि बुझे हुए चूने के ऊपर अपन क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते हैं तो अपने को कौन सा पदार्थ देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कैल्शियम देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 तरीके से घुमा के पूछा जाता है, सब चीज़ें अच्छे से आपको देखनी है। ऑप्शन यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल। बुझा हुआ चूना क्या होता है गाइज, बुझे हुए चूने को अपन बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है गाइज बुझा हुआ चूना। इस पे यदि आप क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हो तब आपको देखने को क्या मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा CaOCl2, और ये CaOCl2 आपका क्या है गाइज, विरंजक चूर्ण। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला भी रट लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है गाइज, चारकोल, ग्रेफाइट, कोक या कार्बन ब्लैक। लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि इसकी गाइज प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने कुछ अपनी ये जैसे कि मार्कर की तरह होता है, ये अपना कुछ स्थिति पोजीशन को वहाँ पे छोड़ के जाती है किसी पेपर को अपन ग्रेफाइट को चलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों के तीनों किसके अप्रूप है गाइज, कार्बन के अप्रूप है। ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक होता है। टंगस्टन का उपयोग किसके कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिएगा, जो अपने विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी के कारण ही टंगस्टन का यूज किया जाता है गाइज। आपने देखा होगा जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, तो उसके अंदर ये जो तार होता है, वायर होता है, वो किसका होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये यूज किया जाता है। उच्च गलनांक, कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च प्रकाश उत्सर्जक शक्ति या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए या गलनांक बिंदु पूछ लिया जाए, तो आपको आंसर देना है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है कि आपको एग्जाम में 3500 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिले या 3400 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिले। तो ये अप्रोक्सीमेट गाइज जो ऑप्शन होता है वो 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दिया हुआ होता है आपका। तो यदि आपको 3600 दे रखा है तो इस पर टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर बिजली के बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो बल्ब होता है गाइस उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का यूज किया जाता है। कौन कौन सी गैसें होती है ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐप भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैसें भरी होती है। तो नाइट्रोजन गैस होती है और आर्गन गैस होते हैं, इनको भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। तो इन्हीं को क्यों भरा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन देख लीजिएगा क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर बनेगा। तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए, यानी इसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है, जो भी टंगस्टन का जो फिलामेंट काम में लेते हो उसकी एज बढ़ाने के लिए, उसका लाइफ ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए जो भी अपन फिलामेंट काम में लेते हैं वो गाइस नष्ट नहीं हो, धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट नहीं हो, उसी से बचने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग होती है। देखिएगा, प्रकाश के विक्षेपण जैसे कि प्रिज्म है, प्रिज्म से आप प्रकाश को गुजार रहे हो तो ये अलग अलग कलर में विभक्त हो जाता है, VIB GYOR, ये अलग अलग कलर है। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सभी कलर हो गए। तो गाइज कौन कौन से कलर हो गए, VIB GYOR। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है उसकी प्रकाश तरंग की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होगी। तो ऑब्वियसली अपवर्तित तो होती है प्रिज्म से गुजरने के बाद में, तो ये तो अपना सही है, अपवर्तित सभी के अंदर आ रहा है। अब देखिए गाइज और प्रॉपर्टीज क्या होगी, यहाँ पे आपको दे रखा है तरंग दैर्घ्य उसकी सबसे छोटी है। तो गाइज अपन इस तरीके से जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य हमेशा बढ़ती है। तो यानी जो वॉयलेट है इसकी जो तरंग दैर्घ्य गाइज वो है मिनिमम, और जो रेड है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है मैक्सिमम, ये तो आपको पता है।
तो सबसे पहले अपना गाइज एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है उसके ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एग्जाम में 3 में से 2 चीज़ें दी हुई होती है, तीसरी चीज़ पूछी जाती है। और रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में मोस्टली हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। अब यहाँ पे गाइज देखिएगा, तरंगदैर्घ्य आपकी सबसे कम है, सबसे छोटी है, यानी तरंगदैर्घ्य आपका कम है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा के। और लैम्बडा यदि आपका कम है तो वेग भी आपका कम होगा। तो सबसे पहले उसकी वेग क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, यानी वेग क्या हो जाएगा, धीमी। ये तो आपको पता है। तो वेग तो हो गया इसका धीमा, ठीक है, और अपवर्तित होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेग हो गया इसका धीमा। अब देखिए गाइज, ये सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्या है गाइज, ये विचलन दे रखा है, यहाँ पे विचलन दे रखा है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है गाइज, उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि तरंगदैर्घ्य कम है तो इसका गाइज जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है, विचलन मैक्सिमम होता है। और लाल कलर है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, वो सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओसिलोस्कोप एक उपकरण जो हमें किस प्रकार की तरंगों को देखने में मदद करता है, बताना है। आपने CRO देखा है, सुना है, वो भी एक ओसिलोस्कोप की भांति काम करता है। कैथोड रे ओसिलोस्कोप, जिसकी फुल फॉर्म होती है, वो भी एक ओसिलोस्कोप है। वो क्या करता है गाइज, किस प्रकार की तरंगों को देखने में मदद करता है। CRO होती है, उसके वायर्स होते हैं, वो अपन पुटअप करते हैं, उससे अपने को क्या देखने को मिलता है, स्क्रीन के ऊपर अपने को कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। CRO कैथोड रे ओसिलोस्कोप। तो ओसिलोस्कोप एक उपकरण है जो हमें किस प्रकार की तरंगों को देखने में मदद करता है, दृश्य, एक्सरे, ध्वनि या गामा किरणें। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड, ठीक है। अब गाइज माइक्रोफोन की बात कर लीजिएगा। माइक्रोफोन होता है, जैसे कि इसका है, तो माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अपन क्या करेंगे, CRO होता है, इसके ऊपर अपने इसका रिजल्ट देखने को मिलता है अपने को। ओके गाइज, तो ध्वनि तरंगों को देखने को मिलता है ओसिलोस्कोप की मदद से। एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो कि बोहर द्वारा सूझा गया है, क्या है। बोहर मॉडल है, उसने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया है। ये अलग अलग कक्षा है, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट। तो इस तरीके से उसने दिया था, K L M N ऑर्बिट हो गए। K को पहली दिया था, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। और जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का जो सीक्वेंस है उसको इस फॉर्मूले में से बताया गया। कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, 2n² से। तो K की जगह 1 रख दीजिएगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। L की जगह 2 रखोगे तो इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इस तरीके से 18 32। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला काम में लिए गए, 2n²। जैसे कि M आ गया, M की जगह मैं क्या रखूँ 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर कर दूँ तो 2 × 3 3 9, 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से परमाणु रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए कार्बन या ग्रेफाइट रॉड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आंसर दीजिएगा गाइस, क्या आंसर बनेगा। परमाणु रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए कार्बन या ग्रेफाइट रॉड का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कंट्रोल रॉड होती है, यानी जो नियंत्रक छड़ें होती हैं, नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, कार्बन या ग्रेफाइट रॉड। इनका उपयोग क्यों किया जाता है, किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। विखंडन अभिक्रिया होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन तेजी से निकलते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। और ये जो रिएक्टर किसके ऊपर आधारित है गाइज, हमेशा ध्यान में रखना है आपको, विखंडन के ऊपर आधारित है। जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं विखंडन अभिक्रिया के ऊपर आधारित है। और इसमें जो कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड है उनको नियंत्रक छड़ों के रूप में काम में लिया जाता है, न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। जब किसी बंदूक को चलाया जाता है तो यह रिकॉइल होती है, यानी पीछे की तरफ जाती है। बंदूक को चलाया जाता है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, यानी यह गोली के वेग की तुलना में बहुत कम वेग के साथ पीछे धकेलती है। गाइज बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ जाती है तो बंदूक की स्पीड तो गोली की स्पीड से कम होती है। पहला स्टेटमेंट सही है, सही है, यानी जो बंदूक की स्पीड है वो गोली की स्पीड की तुलना में कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यही कह रहे हैं। तो गोली के वेग की तुलना में वह बहुत कम वेग के साथ पीछे जाती है, सही है। दूसरा कथन क्या कह रहे हैं कि जो रिकॉइलिंग गन है, यानी जो पीछे की तरफ जा रही है, उसका वेग कम होता है क्योंकि
गन गोली से बहुत भारी होती है, बंदूक का जो द्रव्यमान होता है गोली के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसको समझ लीजिएगा गाइज, जैसे कि ये तो द्रव्यमान है किसका, बंदूक का, और गाइज यहाँ से बुलेट निकल रही है और इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि एम वी बराबर एम वी होता है, ठीक है। यानी गति से पहले जो संवेग होता है और गति के बाद का जो संवेग होता है, यानी वो इस तरीके से दिया जाता है m1v1 प्लस m2u2 बराबर m1v2 प्लस m2u2, इस तरीके से होता है। अपन इसको सिंपली इस तरीके से मान लेते हैं mv बराबर mv मान लेते हैं। ये तो हो गया बंदूक के लिए mv, और ये हो जाएगा उसके लिए गोली के लिए मान लेते हैं। अब देखिएगा जो बुलेट होती है उसका द्रव्यमान तो कम होता है, गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इसका गोली का वेग ज़्यादा हो गया, तो रिलेशन इक्वल हो गया। इसी प्रकार से गाइस बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से, बंदूक का द्रव्यमान होने की वजह से इसका वेलोसिटी कम हो गया। तो ये संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग होता है सब। एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर किसका यूज किया जाता है गाइज। 4 ऑप्शन आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, और कौन से सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतःग्रहण, अवशोषण। उत्सर्जन किस अंदर होता है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो गाइज यहाँ पे रेस्पायरेशन श्वसन के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्यूरी किसकी इकाई है, बताइएगा। क्यूरी किसकी इकाई है गाइज, रेडियोधर्मिता, तापमान, गर्मी या ऊर्जा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में रेडियोधर्मिता। और इसको गाइज बेकुरल भी आप बोल सकते हो, बेकुरल भी इकाई होती है इसकी, ध्यान में रखना, क्यूरी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज की ऊर्जा का सोर्स किस प्रकार की प्रक्रिया है, देखिए गाइज परमाणु रिएक्टर का आपने देख लिया, परमाणु रिएक्टर है उसके अंदर होता है विखंडन प्रोसेस, ओके गाइज। और जो सूर्य है उसके अंदर होता है संलयन प्रोसेस, ध्यान में रखना, संलयन होता है। इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु बम। विखंडन का आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे तो परमाणु बम, संलयन का आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताना है हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है कि संलयन का, ओके गाइज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। ये जो संलयन अभिक्रिया गाइज पृथ्वी पे पॉसिबल क्यों नहीं है, पृथ्वी पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टेम्परेचर उपस्थित नहीं है, पृथ्वी पे उतना टेम्परेचर मिलना पॉसिबल नहीं है जितना सूर्य के उपस्थिति की है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो टेम्परेचर है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है तापमान। उच्च तापमान होना बहुत ज़रूरी है। संलयन का मतलब होता है छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करना। प्रकृति में मौजूद सबसे मजबूत बल कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके सामने, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या जो मैग्नेटिक फोर्स है। आंसर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, क्या आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में न्यूक्लियर फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा गाइज। सबसे स्ट्रॉन्ग पूछे, सबसे मजबूत, तब तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु बल। सबसे कमज़ोर पूछे तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे वीक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ओके गाइज। परमाणु बल क्या होता है, ये एटम हो गया, एटम या न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको बंधे रखने के लिए जो फोर्स ज़रूरत है वो होता है गाइज परमाणु बल, न्यूक्लियर फोर्स। और ये ओनली गाइज बहुत ही कम डिस्टेंस के बीच में लगता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 के समथिंग होता है। ये फर्मी होता है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है ना, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर के समथिंग होते हैं, तब ये फोर्स काम करता है, ठीक है गाइज। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे स्ट्रॉन्ग परमाणु और सबसे वीक है गुरुत्वाकर्षण। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में किसका यूज किया जाता है। भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O, ध्यान में रखना, भारी पानी का फॉर्मूला D2O होता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, और मॉडरेटर यानी मध्यस्थ यानी मंदक के रूप में होता है गाइज। मंदक के रूप में काम में लिया जाता है इसका मॉडरेटर।
ठीक है, मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है भारी पानी को परमाणु रिएक्टर के अंदर। एक धातु की तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसके कारण होता है गाइज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या होल? होल की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? कोई भी धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसकी वजह से होता है, बताना आपको। देखिए गाइज, मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स देखिएगा गाइज अर्धचालक होते हैं, जिसको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इनके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से किसके अंदर होता है? अर्धचालकों के अंदर। कुछ चालकों के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता ही नहीं। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना कि धातु पूछा है या अर्धचालक पूछा है। धातु पूछा है तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, गति की दिशा भी पूछी जा सकती है। यदि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट इसके अपोजिट होती है, ध्यान में रखना। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विरुद्ध होती है और होल्स की दिशा में होते हैं। विद्युत धारा की दिशा होल्स की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत होती है और होल के दिशा में होती है। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज तार है, प्रकृति बतानी है, हमेशा टिन और शीशा से मिलकर बनता है। हमेशा इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और श्रेणी क्रम में भी किसके लगाया जाता है? जो लाइव वायर होता है, यानी जिसके अंदर फेज होता है, फेज के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ये, ठीक है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो गाइज इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। आंसर हो जाएगा कम गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु कम क्यों होता है गाइज? क्योंकि जैसे कि कोई फ्यूज वायर है, उसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। जैसे 5 एम्पियर से इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी तो ये मेल्ट होकर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को बिल्कुल सेफ बना देगा। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम रखा जाता है, ताकि इसकी कैपेसिटी से थोड़ी सी भी ज़्यादा करंट इससे फ्लो हो तो इस सर्किट को ब्रेक कर दें, ये परिपथ को तोड़ दें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 19 है। ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में बदलता है क्या? एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है, या एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या मैकेनिकल, या जो मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक भी एसी को बोलते हैं अपन, या विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, ये तो एक ही हो गए दोनों, बताइएगा। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? तो गाइज ट्रांसफार्मर ओनली वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में काम आता है। या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो स्टेप अप करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओनली हमेशा एसी पे काम करता है, ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी को एसी में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑब्वियसली इन्वर्टर के द्वारा। और एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्न में से क्या विद्युत प्रवाह को पारित करने के लिए आप शुद्ध पानी में मिलाएंगे? देखिए गाइज, आपके पास में शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है, यानी उसका पीएच कितना है? उसका पीएच हो गया गाइज 7, बिल्कुल शुद्ध होता है तो उसका पीएच हो जाता है 7। अब उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो यानी आप उसके अंदर क्या मिलाओगे? यानी आपको आयन्स जनरेट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने के लिए आपको आयन्स जनरेट करने पड़ेंगे, और आयन्स जनरेट करने के लिए आपको उसको एसिडिक बनाना पड़ेगा, यानी उसको अम्लीय सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। और अम्लीय किसकी वजह से बनेगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नींबू का रस होता है, उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होता है उसको अम्लीय बना देगा, तो उसके अंदर आयन्स पैदा हो जाएंगे, और आयन्स पैदा होने से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का प्रवाह होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू का रस। निम्न में से किस जल सोर्स से फ्लोराइड युक्त पानी दूषित होने की संभावना है? कौन सा जल सोर्स है उससे फ्लोराइड युक्त पानी दूषित होने की संभावना है? फ्लोराइड युक्त पानी दूषित होने की संभावना है, तो गाइस आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भूमि का जल। ऑप्शन नंबर ए, भूमि का जल। मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती, जिसको इंग्लिश में पर्ल बोला जाता है, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? पर्ल, मोती, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। कार्बोनेट का मतलब CO3 लग जाता है जिसमें,
तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोती होते हैं, पर्ल बोला जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, CaCO3। कार्बन के दो आइसोटोप के अनुपात का निर्धारण करके जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। वो आइसोटोप कौन से हैं? देखिएगा गाइज, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए अपन कार्बन डेटिंग विधि काम में लेते हैं, और कार्बन डेटिंग विधि के अंदर कार्बन के समस्थानिकों का काम में लिया जाता है। तो कार्बन के कौन कौन से समस्थानिक काम में लिए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कार्बन 12 और कार्बन 14। समस्थानिक क्या चीज़ होते हैं गाइज? आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप को हिंदी के अंदर बोला जाता है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो, जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो, 6 है, लेकिन जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो। जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे बोला जाता है समस्थानिक। गाइज इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर गाइज जो परमाणु क्रमांक है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? इसका गाइज जो द्रव्यमान है वो है 12। इसी प्रकार इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? मास कितना गाइज? 14। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। इसमें न्यूट्रॉन हो गए 6 और इसमें न्यूट्रॉन हो गए 14 में 6 गए 8। ठीक है गाइज। समस्थानिक उसे बोलते हैं जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो, जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक बोला जाता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 12 और कार्बन 14 का यूज लिया जाता है। कार्बन 12 का मतलब 6C12, कार्बन 14 का मतलब 6C14। ऑक्सीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 अपन लेते हैं, और 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बताना है आपको। 8 और 16 बोलते हैं इसको, शायद इसका मास 16 ही होता है। ऑक्सीजन क्या है दिए गए ऑप्शन में से? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन पूछा गया गाइज, ध्यान में रखना है, वो भी दूध के अंदर। मिल्क के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन ब्लड के अंदर पाया जाता है। कैसिन, जठर लाइपेज, एक्टिन व मायोसिन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसिन। और अम्ल कौन सा पाया जाता है दूध के अंदर? लैक्टिक। बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है गाइज? लैक्टोबैसिलस। और प्रोटीन कौन सा हो गया दूध के अंदर? कैसिन। ब्लड के अंदर प्रोटीन हो गया एल्बुमिन। HCl का स्रावण आहार के किस भाग से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, ये सभी किसके भाग है गाइज? आहार नाल के भाग हैं। तो कहाँ से होता है गाइज? किस हिस्से में पहुँचने के बाद में अपन जो भोजन खाते हैं, किस हिस्से में पहुँचने के बाद में वो टोटली एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है टोटल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आमाशय के अंदर पहुँचने के बाद में। तो आमाशय के अंदर HCl का स्रावण होता है, इसलिए वो भोजन को अम्लीय बना देता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? ग्लोसाइटिस, फ्लोरोसिस, लीवर सिरोसिस या कोई नहीं। तो फ्लोराइड की वजह से जो रोग होता है गाइज वो होता है फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी। दांत का सर्वाधिक भाग किससे बना हुआ होता है? दांत का ज़्यादातर हिस्सा किससे मिलकर बनता है गाइज? इनेमल से, डेंटाइन से, पल्प, गुहा से। क्या आंसर बनेगा? दांत का सर्वाधिक भाग किससे मिलकर बनता है? क्वेश्चन नंबर 28। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेंटाइन के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। इनेमल किससे मिलकर बनता है? दांतों के अंदर इनेमल पाया जाता है, और इनेमल किससे मिलकर बना हुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 29। इनेमल किससे मिलकर बनता है? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है इनेमल का। मनुष्य के दांत होते हैं, दांतों के प्रकार है हेट्रोडेंट, थिकोडेंट, डाइफायोडेंट या अप्रोक्सबी। मनुष्य के दांत होते हैं गाइज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रोक्सबी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हिपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडेंटोलॉजी या मायोलॉजी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित है। दांतों का निर्माण है वो कौन सी प्रोटीन से होता है गाइज?
दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन की वजह से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक्टिन, मायोसिन, ओसिन, ग्लोबिन या हिस्टोन। दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन की वजह से होता है? गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ओसिन प्रोटीन। ध्यान में रखना, ओसिन प्रोटीन की वजह से होता है दांतों का निर्माण। हाथी में कौन सा दांत गजदंत या टास्क दंत के रूप में बाहर निकला रहता है? हाथी में कौन सा दांत है वो बाहर निकला हुआ होता है गाइस? हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला हुआ होता है? ये दांतों के प्रकार है, कैनाइन, इंसाइजर। दांतों में यह हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला होता है? ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत। ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? पीएच को बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक होती है, 7 पे बिल्कुल न्यूट्रल होता है। देखिएगा गाइस, प्रबल इसको माना जाता है जिसकी पीएच 0 से 3 होती है। तो 0 से 3 है, इसका मतलब गाइस ये है प्रबल अम्ल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। ओके गाइज, अब यहाँ पे आते आते हो जाता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और यहाँ पे हो जाता है दुर्बल क्षार। अब ये पूछा गया कि जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, इनसे बने लवण का पीएच कितना होता है? तो गाइज जैसे कि कोई इस कैटेगरी का पीएच ले लिया और इस कैटेगरी का कोई ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो इनसे मिलने वाले लवण का पीएच कैसा होगा? तो वो हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 से कम का मतलब वो किस तरीके का बनेगा? अम्लीय बनेगा। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण है वो होता है अम्लीय। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले को लाल में बदल देते हैं, नीले लिटमस के घोल को लाल में बदल देते हैं, क्या कहा जाता है? गाइज नीले को लाल में बदला जा रहा है तो किस प्रकार का होगा? नीले को लाल में कौन बदलते हैं? ऑब्वियसली अम्ल बदलता है, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और लाल को नीले में कौन बदलता है गाइज? लाल को नीले में बदलता है क्षार, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 35 है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस के घोल को लाल में बदल देते हैं, क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अम्ल। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नीले को लाल में बदलेगा अम्ल और लाल को नीले में बदलेगा क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील जितने भी भस्म हैं वो क्या कहलाएगी? क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर बी, जल में घुलनशील भस्म है वो क्षार कहलाती है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दिए गए ऑप्शन में से बताना कि प्रबल अम्ल कौन सा है जिसकी पीएच 7 है, जिसकी पीएच 14 है, जिसकी पीएच 0 है, जिसकी पीएच 3 है। प्रबल अम्ल कौन सा है गाइस? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जिसकी पीएच बिल्कुल 0 है। आपको पता है, अभी अभी बताया था, जो यहाँ पे आता है वो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे जो आता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यदि प्रबल क्षार होता तो आंसर हो जाएगा अपना 14, और प्रबल अम्ल पूछा तो आंसर हो जाएगा पीएच 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। जो भी लिटमस रंजक है वो बैंगनी रंग का है, उसको किसे निकाला जाता है? लिटमस रंजक को कहाँ से निकाला जाता है? लिटमस पेपर कहाँ से निकाला जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही, जिसको इंग्लिश के अंदर कर्ड बोला जाता है, इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या अन्य? दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। और दूध का दही में रूपांतरण किसकी वजह से होता है? दूध का दही में जो रूपांतरण होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसका नाम है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाना चाहिए गाइज? ऑप्शन आपके सामने एल्कोहल, मिट्टी का तेल, पानी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम धातु को किसके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल। या अपन बात करें तो हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के यानी नमी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। सोडियम यदि नमी के संपर्क में आ गया तो NaOH बना लेगा और रिएक्शन बनेगी बहुत ही ज़्यादा
हीट पैदा करी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन पैदा करेगी। तो कभी भी हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो गाइज ये था अपना सेट नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर किए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए। वीडियो पसंद है गाइज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा T.Naamdev Academy सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।